आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब इजहार असर साहब का नावल मौत के बाद। आज इसकी 11वीं किस्त थोड़ी तवील होगी, लंबी होगी, और ये आखिरी किस्त में करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए, 11वीं किस्त। 3 तवील माह गुजर गए। इस दौरान 20 लड़कियों की अर्थियां उस मकान के सामने से होकर गुजरी। चूँकि वह मकान शमशान भूमि के रास्ते पर वाक़ था, इसलिए शहर में मरने वाली हर लड़की के बारे में आसानी से रम्मी और शम्मी को मालूम हो जाता था। दिन हो या रात, वो दोनों जब किसी अर्थी के गुजरने का शोर गुल सुनती, फ़ौरन पंडित की दी हुई पर्चियाँ अपने सीनों से लगाकर बाहर भाग खड़ी होती और मुर्दा जिस्म को देखकर वापस आ जाती। उस वक्त तक जितनी लड़कियों की लाशें उधर से गुजर रही थीं, वो सब निहायत लागर और बदसूरत थीं। हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत रही हों, लेकिन हादसा मौत या तवील बीमारी से उनकी शक्लें तक बिगड़ जाती थीं। रम्मी और शम्मी की तालीम मुतवातिर जारी थी। ख़ास तौर पर शम्मी ने बहुत तरक्की कर ली थी। उसकी तहरीर भी साफ़ और खुशखत हो गई थी। अब वो अशीम के काम में ख़ास तौर पर मदद देने लगी थी। यानी अशीम नावल का मसवदा लिख देता था और शम्मी उसे साफ तौर से नकल कर देती थी, जिसकी वजह से अशीम का आधा वक्त बच जाता था। रम्मी ने भी अपनी जहनी बिसात के मुताबिक तालीम में तरक्की की थी। उन दोनों का ख्याल था कि उन्हें जिस्म मिल गए तो वो दोनों ज़रूर कोई ना कोई इम्तिहान पास कर लेंगी। अनिल और लता से इस वाक़े के बाद अशीम की कभी मुलाकात ना हो सकी थी। अलबत्ता उड़ती उड़ती ये ख़बर अशीम तक ज़रूर पहुंच गई थी कि उसके ख़िलाफ़ अनिल की साजिश के बारे में लता को सब कुछ मालूम हो चुका है। लेकिन यह ख़बर सुनकर लता पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ, इसके बारे में उसे कुछ मालूम ना हो सका। इस दौरान जनक और अशीम ने और भी बहुत से रूहानियत के माहिर अशख़ास से मिलकर इस बारे में मशवरे किए कि क्या रूहों को दोबारा इंसानी जिस्मों में दाखिल किया जा सकता है, लेकिन हर तरफ से नाकामी हुई। उन्हीं दिनों अशीम का एक नावल जो हाल ही में शाये हुआ था, बम्बई के एक फिल्म प्रोड्यूसर को पसंद आ गया और उसने अशीम को लिखा कि अगर वो उस नावल को फिल्माने की इजाज़त दे सके तो हुकूक के बारे में बम्बई आकर बातचीत कर ले। आम हालात में शायद अशीम शम्मी और रम्मी को छोड़कर शहर से बाहर जाना पसंद ना करता, लेकिन चूँकि नावल की कहानी फिल्माने में मुआवजा बहुत ज़्यादा मिलने की उम्मीद थी, इसलिए उसने जनक, रम्मी और शम्मी तीनों से इस बारे में मशवरा किया और तीनों दोस्तों ने उसे पुरजोर मशवरा दिया कि वो फ़ौरन बम्बई रवाना हो जाए। लेकिन आप लोगों को छोड़कर जाने को मेरा दिल नहीं चाहता, अशीम ने कहा। न जाने मुझे वहाँ कब तक रहना पड़े। मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, जनक ने कहा। बस तुम जाकर मुआहदा कर लो और रुपए लेकर वापस आ जाओ। लेकिन अगर नावल को फिल्मी कहानी में ढालने और उसके मुकालमे लिखने के लिए भी मुझे कहा गया तो कम से कम 1.5-2 माह लग जाएंगे, अशीम ने जवाब दिया। कुछ भी हो, शम्मी ने जल्दी से कहा, तुम्हें फ़ौरन बम्बई रवाना हो जाना चाहिए। तुम्हें अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ रुपया ज़रूर जमा रखना चाहिए, और चूँकि फ़िल्म कंपनी से माकूल मुआवजा मिलेगा, इसलिए तुम वो पूरा रुपया बैंक में महफूज रख सकते हो, क्योंकि जल्द या बदेर
कोई जिस्म मिल जाने पर जब मैं भी उस आलम वजूद में आ जाऊंगी, उस वक्त मेरे तमाम अखराजात का भार भी तुम पर ही पड़ेगा। अपनी मौजूदा हालात में तो मुझे ना खाने की ज़रूरत होती है ना पहनने की, लेकिन जिस्म में मुंतकिल हो जाने के बाद मुझे भी हर किस्म की ज़रूरत होगी। उस वक्त के लिए बेहतर है कि तुम कुछ रुपया जमा कर लो ताकि शादी होने के बाद कोई कारोबार शुरू कर सको। बहुत अच्छा, अशीम ने हथियार डालते हुए कहा, अगर तुम कहती हो तो चला जाऊंगा। लेकिन शम्मी क्या ऐसा नहीं हो सकता? यकायक जनक ने कहा कि अपनी मौजूदा हालात में जबकि तुम बहुत सी माफूकुल फितरत ताकतों की मालिक हो, कुछ रुपया लाकर अशीम को दे दो जो मुस्तकबिल में तुम लोगों के काम आए। नहीं, शम्मी ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस वक्त दुनियावी माल और दौलत को हाथ लगाना हमारे कानून के ख़िलाफ़ है। अगर मैं ऐसा करूँगी तो हुक्काम आला मुझसे खफा हो जाएंगे और फिर ना जाने वो मुझे कहाँ भेज दें या कोई ऐसी सज़ा दें जिसकी वजह से मेरे तमाम रंगीन ख्वाब रखे के रखे रह जाएं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी मौजूदा हालत में कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकती। मुझे एक अच्छा सा जिस्म मिल जाए, बस यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बाद में चाहे मुझे अशीम के साथ रहकर गुर्बत की ज़िंदगी ही गुजारनी पड़े, मुझे कोई दुख ना होगा। लेकिन अगर बदकिस्मती से कोई ऐसी सूरत पेश आ गई कि मैं अशीम को ना पा सकी तो फिर क़यामत तक मुझे चैन न मिल सकेगा। नहीं नहीं, अशीम ने जल्दी से कहा, मैं भी कोई ऐसा गलत काम करने का मशवरा नहीं दे सकता। मैं अपनी ईमानदारी की रोज़ी पर हर तरह शाकिर हूँ और फिर जब तुम जैसी हमदर्द रूह मेरे साथ होगी तो मैं दुनिया की हर तकलीफ़ का मुकाबला खुशी से कर लूँगा। बस तो फिर तुम भगवान का नाम लेकर कल बम्बई के लिए रवाना हो जाओ, शम्मी ने कहा। लेकिन जनक को ख़त ज़रूर लिखते रहना, क्योंकि अपने हुक्काम आला की इजाज़त के बग़ैर मैं इतनी दूर तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इत्मीनान रखो, मैं रोज़ एक ख़त लिखता रहूँगा, अशीम ने जवाब दिया। और मेरी गैर मौजूदगी में जनक रोज़ाना यहाँ आकर तुम दोनों का दिल बहलाता रहेगा। दोस्तों की जानिब से बम्बई जाने की पुरजोर ताईद देखकर मजबूरन अशीम को बम्बई जाने का प्रोग्राम बनाना पड़ा। चुनांचे उसी रोज़ उसने फिल्म प्रोड्यूसर को तार दे दिया कि मैं फ़लाँ रोज़ बम्बई पहुँच रहा हूँ, और दूसरे रोज़ बम्बई के लिए रवाना हो गया। बम्बई पहुँचते ही 20,000 रुपये में उसकी कहानी का मुआहदा हो गया। नावल को फिल्मी कहानी का रूप देने की जिम्मेदारी भी अशीम के ही सुपुर्द की गई। चुनांचे मजबूरन उसे 1.5 माह के लिए वहीं क़याम करना पड़ा। लेकिन बम्बई पहुंचकर वो रोज़ाना एक ख़त जनक को लिखता रहा और जनक की जानिब से भी एक ख़तरों उसे रोज़ मौसूल होता रहा। इसी तरह सुकून और इत्मीनान से 1 माह गुजर गया। इस अरसे में वो कहानी को फिल्म के मुताबिक बना चुका था, सिर्फ उसके मुकालमे लिखने बाकी थे कि यकायक एक रोज़ उसे जनक का तार मिला जिसमें लिखा था, पहली गाड़ी से फ़ौरन आ जाओ, जनक। तार पढ़कर अशीम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ज़रूर कोई ख़ास वाक़या पेश आया है, उसने बड़बड़ा कर खुद से कहा, वरना जनक उसे कभी तार ना देता। लेकिन वो वाक़या किस किस्म का होगा इसके बारे में वो कोई अंदाज़ा ना लगा सका। क्या जनक को कोई हादसा पेश आ गया? क्या रम्मी और शम्मी में से किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया है? और आखिर में उसके जहन में एक नया ख्याल पैदा हुआ, क्या उन दोनों में से किसी को कोई खूबसूरत जिस्म मिल गया है? ये आखिरी ख्याल जहन में आते ही उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे जनक पर सख्त गुस्सा आ रहा था कि उसने तफसील से क्यों नहीं लिखा कि क्या वाक़या पेश आया है। वो सोचने लगा,
अगर वाकई दोनों रूहों में से कोई एक किसी जिस्म में दाखिल हो चुकी है तो इसका नतीजा क्या रहा होगा? वो कैसी लड़की होगी? अगर ऐसा है, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई तो काश वो शम्मी हो। मैं आज ही रवाना हो जाऊंगा, उसने फैसला कर लिया। लेकिन फिर उसने सोचा कि रेलगाड़ी से गया तो कम से कम 28 घंटे सफ़र में लगेंगे, इसलिए मुझे फ़ौरन हवाई जहाज़ से रवाना हो जाना चाहिए। 20,000 में से 10,000 रुपये उसे पेशगी मिल चुके थे, इसलिए उसे अखराजात की कोई परवाह न थी। चुनांचे उसने फ़ौरन हवाई अड्डे को फ़ोन करके मालूम किया कि क्या इस वक्त कोई जहाज़ उसके शहर को रवाना होता है। मालूम हुआ कि 1 घंटे बाद एक हवाई जहाज़ उड़ेगा। ये मालूम करते ही वो फ़ौरन एक अटैची केस में चंद कपड़े रखकर और ज़रूरत के मुताबिक रुपये लेकर एयरपोर्ट को रवाना हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। एक एक लम्हा उसे गुजारना मुश्किल हो रहा था। न जाने क्या होगा, न जाने क्या पेश आने वाला है, न जाने मैं कब वहाँ पहुँचूँगा। इसी किस्म के सैकड़ों सवालात उसके जहन में सपोलियों की तरह कुलबुला रहे थे। आखिर खुदा खुदा करके जहाज़ ने परवाज़ शुरू की। सफ़र सिर्फ 6 घंटे का था। इसके मानी ये हैं, उसने दिल ही दिल में हिसाब लगाते हुए खुद को तसल्ली दी, इस वक्त 6 बजे, 6 घंटे का सफ़र, यानी 12 साढ़े 12 बजे तक मैं अपने मकान पर पहुंच जाऊंगा। हवाई जहाज़ में सफ़र करने का ये उसका पहला मौका था। तारीकी चारों तरफ फैलने लगी थी। दूर उफ़क़ पर शफ़क़ की सुर्खी ने मग़रिब को लाला गूं कर बना दिया था। वो शीशे से बाहर उफ़क़ के पुरकैफ मंजर में गुम था कि एक नुक़राई आवाज़ ने उसे चौंका दिया। आप चाय शौक़ फरमाएंगे? उसने जल्दी से पलटकर देखा तो मुसाफिरों का दिल बहलाने और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने वाली जहाज़ की मुलाजिम लड़की खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। वो एंग्लो इंडियन लड़की थी। गोरा सभी रंग, आसमान की तरह नीली शफाफ आँखें, गुदाज जिस्म और बूटा सा कद। मजमूई तौर पर वो काफ़ी नज़र फरेब और दिलकश लड़की थी। अशीम की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो वो हैरत से उसे देखता रह गया। उसके नुकूश में एक अजीब किस्म की दिल आवेज़ी थी जो देखने वाली निगाहों को अपने अंदर जज्ब कर लेती थी। चाय पीजिएगा? लड़की ने उसको अपनी जानिब बेबाकी से घूरते देखकर फिर पूछा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? उसने सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। जी हाँ, रूबी मेरा नाम है, लड़की ने जवाब दिया। तो तुम सचमुच रूबी हो? उसने बेतकल्लुफ़ी से कहा और वो शर्मा गई। क्या लाऊं आपके लिए? रूबी ने अपना सवाल फिर दोहराया। चाय जो ला दो, अशीम ने जवाब दिया। ऐसे खूबसूरत हाथों से अगर जहर भी दिया जाए तो बखुशी पिया जा सकता है। आप काफ़ी दिलचस्प आदमी नज़र आते हैं। रूबी ने भी उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेते हुए कहा और उसके लिए चाय लेने चली गई। कुछ देर के बाद ही रूबी उससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गई। अब रात की तारीकी चारों तरफ फैल चुकी थी। स्याह आसमान में लातादाद सितारे चिरागों की तरह जगमगाने लगे थे। दूसरी तीसरी तारीख का बारीक हिलाल 3000 फुट की बुलंदी से इतना बड़ा मालूम हो रहा था कि अशीम देखकर हैरान रह गया। एक बार रूबी उसके करीब से गुजरी तो अशीम ने उसका हाथ पकड़ लिया और खिड़की के शीशे से बाहर इशारा करते हुए बोला, देखो तो रूबी, बाहर चांद कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है।
बिल्कुल तुम्हारे दिलफरेब चेहरे की तरह हसीन है। मेरी इतनी तारीफ ना करो, रूबी ने हंसकर कहा, वरना मुझे गुरूर हो जाएगा। अगर तुम्हें अभी तक अपने हुस्न पर गुरूर नहीं है, अशीम ने जवाब दिया, तो उसके मानी यह है कि तुम अभी तक अपने हुस्न की क़यामत खेजियों से नावाकिफ़ हो। रूबी ने शर्मा कर उसके शाने में नोच लिया और थिरकती हुई चली गई। रूबी की मौजूदगी में 6 घंटे का वक्त गुजरता हुआ बिल्कुल मालूम ना हुआ। कुछ अरसे के लिए उसके जहन की वो बेचैनी भी दूर हो गई। आखिर मंजिल मकसूद आ गई और जहाज़ ने हवाई अड्डे पर उतरने के लिए चक्कर काटना शुरू कर दिया। अपने शहर का हवाई अड्डा देखकर एक बार फिर उसके दिल में बेताबी का जज्बा जाग उठा और उसका दिल चाहा, काश ये जहाज़ उसे उसके मकान पर ले जाकर उतार देता। लेकिन उसी वक्त जब अशीम बेचैनी के साथ खिड़की में से करीब होती हुई ज़मीन को घूर रहा था और उसकी बेखबरी में रूबी उसके पास खड़ी हुई उसे मोहब्बत भरी नज़रों से घूर रही थी, ऐन उसी वक्त यकायक एक तेज़ झटका लगा और अशीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे जहाज़ डाल से टूटे हुए फल की तरह ज़मीन की तरफ गिरता जा रहा है। ये बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्को हादसा था। फ़ौरन ही जहाज़ के सारे मुसाफिरों की दहशतनाक चीखें निकल गईं और उसके बाद जो कुछ होना था 1 मिनट के अंदर पेश आ गया। जहाज़ के यकायक ज़मीन की जानिब गिरने से उसका दिल बैठने लगा, लेकिन फिर फ़ौरन ही जैसे जहाज़ गिरते गिरते संभल कर परवाज़ करने लगा। अशीम को इन तमाम वाक़यात की एक धुंधली सी याद थी, जैसे उसके जहन पर एक हरीरी पर्दा पड़ा हो और वो उन तमाम वाक़यात को उस हरीरी पर्दे में से झांक रहा हो। उसे एक हल्की सी याद आई कि जहाज़ को पहला झटका लगते ही सारे जहाज़ में खौफनाक चीखें गूंज उठीं। फिर यकायक उसने देखा कि रूबी ने बिजली की तरह तड़प कर जहाज़ की एक जानिब से कोई चीज़ उतारी और उसे फेंक दी। एक पेटी से उसे अपने कमर के गिर्द कसती हुई महसूस हुई और रूबी उसे खींचती हुई दरवाजे की सिमत ले गई। जहाज़ में चीखें गूंजती रही और वो रुक कर नीचे गिरने लगा, जैसे उसकी मशीन यकायक ख़राब हो गई हो। लेकिन पायलट की कोशिश से वो एक लम्हे के लिए ठीक हो जाती हो। वो एकदम नीचे गिरता और फिर रुककर परवाज़ करने लगता, फिर गिरता और फिर ठहर कर परवाज़ करने लगता। अशीम ने अपना हाथ रूबी के हाथ से छुड़ाना चाहा, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सारी ताकत सल्ब हो गई है। उसके बाद उसे सिर्फ इतना याद है कि रूबी जहाज़ का दरवाज़ा खोल रही थी, फिर न जाने वो बेहोश हो गया और उसकी याददाश्त खौफ और दहशत की वजह से कुछ अरसे के लिए नाकारा हो गई। बहरहाल दोबारा जब उसे होश आया तो वो ज़मीन पर पड़ा था। उसके चारों तरफ बहुत से आदमी जमा थे और दूर कुछ फासले पर एक जहाज़ टूटा हुआ पड़ा था, जिसमें से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। चंद लम्हों तक वो बिल्कुल ना समझ सका कि वो कहाँ है और क्या वाक़या पेश आया है। रफ्ता रफ्ता जब उसके हवास दुरुस्त हुए तो उसे जहाज़ के गिरने का वाक़या याद आया। वो जल्दी से उठ बैठा, लेकिन न जाने क्यों नकाहत इस कदर थी कि वो फिर गिर पड़ा। ओह, खुदा का शुक्र है कि ये जिंदा है, मजमे में से एक आदमी ने कहा, और वो सब उसे उठाकर एयरपोर्ट के मुख्तसर से अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने फ़ौरन उसे 2 इंजेक्शन दिए। 1 घंटे के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने उसे मुबारकबाद देते हुए कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो मिस्टर,
अशीम मेरा नाम है। उसने जल्दी से डॉक्टर की बात काटते हुए कहा, मुझे बड़ी खुशी है मिस्टर अशीम। डॉक्टर ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, तुम अकेले खुशकिस्मत इंसान हो जो इस जहाज़ के हादसे से बचे हो। यकीन करो यह बात मुआवजे से कम नहीं है। मैं हैरान हूँ कि ख़तरे का अंदाज़ा करके किस कदर उजलत के साथ तुमने पैराशूट पहन लिया और जहाज़ से कूद पड़े। क्या मैं पैराशूट बांधकर जहाज़ से कूदा था? उसने हैरत से पूछा। हाँ, सिर्फ 2 आदमी गिरते हुए जहाज से कूद सके, एक तुम और एक जहाज की एंग्लो इंडियन मुलाजमा। लेकिन बदकिस्मती से उसके पैराशूट की छतरी उस वक्त खुली जब वो ज़मीन से चंद 100 फुट के फासले पर रह गई थी। चुनांचे गिरने की दहशत से ज़मीन तक पहुंचने से कबल ही उसका दम निकल गया। क्या मर गई वो? रूबी! अशीम ने पागलों की तरह चीखते हुए कहा। हाँ, वो मर गई, डॉक्टर ने रंजीदा लहजे में कहा। अगर ऊपर जहाज से कूदते ही उसकी छतरी खुल जाती तो यकीनन वो बच जाती, क्योंकि नीचे गिरने से उसे बिल्कुल चोट नहीं आई। उतरते हुए जहाज को हादसा पेश आते देखते ही अमले के तमाम आदमी मदद के लिए दौड़ पड़े थे। फिर जब 2 पैराशूट छतरियां जहाज से कूदती हुई देखी गईं तो लोग चादरें लेकर दौड़ पड़े और तुम दोनों को उन चादरों पर दबोच लिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि लड़की दहशत की वजह से ज़मीन पर पहुंचने से पेशतर ही मर चुकी है। पहले मेरा ख्याल था कि शायद तुम भी मर चुके हो, लेकिन शुक्र है कि तुम बच गए। रूबी, मेरी मोहसिना। अशीम की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। अब उसे सारे वाक़यात याद आने लगे थे। उसकी आंखों में वो मंजर घूम रहा था जब रूबी अपनी जान की परवाह न करके पैराशूट की पट्टी उसके जिस्म से बांध रही थी और उसे खींचते हुए जहाज़ की खिड़की तक ले जा रही थी। लेकिन तुम्हें पैराशूट बांधने का ख्याल आया कैसे? यकायक डॉक्टर ने सवाल किया। मैंने नहीं बांधा था, अशीम ने जवाब दिया, बल्कि उसी लड़की ने मेरी कमर से पैराशूट बांधकर मेरी जान बचाई है, जो मर चुकी है। क्या रूबी ने? डॉक्टर ने हैरत से पूछा। हाँ, अशीम ने जवाब दिया। अगरचे सारे वाक़यात मुझे भी अच्छी तरह याद नहीं हैं, क्योंकि जहाज़ के एकदम गिरने से मैं तकरीबन नीम बेहोश हो गया था। फिर भी जो वाक़यात मुझे याद हैं वो बता सकता हूँ। ये कहकर अशीम ने बम्बई से परवाज़ करने से लेकर हादसे के वक्त तक के तमाम वाक़यात डॉक्टर को सुनाए कि किस तरह वो रूबी से दिलचस्पी लेने लगा, किस तरह मुख्तसर से अरसे में उनमें दोस्ती हो गई और किस तरह उसी दोस्ती के तुफैल रूबी ने जहाज़ को ख़तरे में देखकर अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी कमर से पैराशूट बांधा और उसे फ़िज़ा में ढकेल कर खुद भी कूद पड़ी। डॉक्टर ये वाक़या सुनकर हैरान रह गया। काफ़ी देर वो खामोश बैठा सोचता रहा, फिर बोला, इसमें शक नहीं मिस्टर अशीम कि अगर रूबी तुम्हारी मदद न करती तो तुम भी बाकी मुसाफिरों की तरह मौत के घाट उतर जाते। वाकई उस लड़की ने कमाल बहादुरी से काम लिया, क्योंकि जहाज़ के गिरते वक्त एक एक लम्हा कीमती होता है और उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हारी जान बचाई है, वरना वो बड़ी आसानी से इत्मीनान के साथ अकेली पैराशूट लेकर कूद सकती थी। यकीनन मेरी ज़िंदगी रूबी की एहसानमंद है, लेकिन अफसोस है कि वो खुद मर चुकी है और अब मैं उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। ये कहते कहते अशीम की आंखों से आंसू बहने लगे और रूबी की दिलफरेब सूरत उसकी आंखों में घूम गई। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी
और उसका दिल बहलाने के लिए दोस्ताना गुफ्तगू करने लगा। यकायक अशीम ने पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब, जहाज को क्या हादसा पेश आया था? ये तो किसी को भी नहीं मालूम। नीचे वाले आदमियों ने सिर्फ ये देखा कि जहाज यकायक नीचे गिरा, गिरते गिरते फिर रुककर परवास करने लगा, फिर गिरा और फिर परवास करने लगा। इसी तरह कई बार वो नीचे गिरा और गिरते गिरते संभला, हत्ता कि आखिर में वो गिरकर ज़मीन से टकरा गया और पेट्रोल की टंकी फट जाने के बायस उसमें आग लग गई। मेरा ख्याल ये है कि यकायक उसके इंजन में किसी वजह से कोई ख़राबी आ गई थी। पायलट ने रास्ते में जहाज़ को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस वो कामयाब ना हो सका। और मैं समझता हूँ जहाज़ के रुक रुक कर गिरने की वजह से ही तुम्हारी जान बची है, वरना जहाज़ अगर एकदम और सीधा गिरता तो तुम्हारे कूदने से पहले वो ज़मीन पर आ पड़ता और तुम भी बाकी मुसाफिरों के साथ ख़त्म हो जाते। अशीम इस हादसे पर सख्त हैरान था। अगरचे उसके दिल में अपने बच जाने की काफ़ी खुशी थी, लेकिन इतने मुसाफिरों की और ख़ास तौर पर रूबी की मौत ने उसे मुज़महिल कर दिया था। बहरहाल चूँकि अब वो बिल्कुल ठीक था, इसलिए उसने डॉक्टर से रुख्सत ली। अब उसे फिर बेचैनी शुरू हो गई थी और वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन प्रेस के रिपोर्टरों और दूसरी ज़रूरी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहते हुए उसे सुबह हो गई। सुबह 7 बजे कहीं वो टैक्सी करके अपने घर की समत रवाना हो सका। चलते हुए उसने रूबी की लाश को एक बार देखने की ख्वाहिश जाहिर की। डॉक्टर उसे अस्पताल के एक तारीक कमरे में ले गया, जहां उसकी मोहसिना रूबी हमेशा की नींद सो रही थी। अशीम ने चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर वही मासूमियत और दिलकशी थी जो उसकी ज़िंदगी में थी। बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे वो सो रही है और अभी अभी जाग उठेगी। अशीम की आंखों से फिर आंसू जारी हो गए, इसलिए डॉक्टर उसे तसल्ली देता हुआ बाहर ले आया। अब उसकी लाश का क्या होगा? उसने डॉक्टर से पूछा। उसके अजीज़ों के पास बम्बई वापस भेज दी जाएगी। कब तक? अशीम ने पूछा। शायद कल या परसों। अशीम ने किसी ख्याल के मातहत सर हिलाया और गर्मजोशी के साथ डॉक्टर से हाथ मिलाकर उससे रुखसत हो गया। टैक्सी दरवाजे पर रुकी। अशीम ने उतरकर किराया अदा किया और बेताबी के साथ मकान में दाखिल हुआ। दरवाज़ा चूँकि खुला हुआ था, इसलिए उसे यकीन हो गया कि जनक ज़रूर अंदर होगा। उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे का एक पट खुला हुआ था और एक बंद था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ ख्वाबगाह के दरवाजे में दाखिल हुआ। उसका दिल न जाने क्यों तेज़ी से धड़क रहा था। शायद कोई ख़ास वाक़या पेश आने वाला था, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही वो अपनी जगह ठिठक कर रह गया। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि सामने उसकी मसहरी पर बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ लता बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। आहट सुनकर लता ने सर उठाकर देखा और अशीम को दरवाजे में खड़ा देखकर उसने एक मुसद्दत की चीख मारी, अशीम! दूसरे ही लम्हे अशीम की आगोश में थी लता। एक लम्हे के लिए अशीम बेताबी और गर्मजोशी के साथ उसे अपने सीने से लिपटा लिया। माफ़ कीजिएगा, एक लम्हे के लिए अशीम ने बेताबी और गर्मजोशी के साथ उसे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन फ़ौरन ही उसे गुज़िश्ता तमाम वाक़यात का ख्याल आ गया। उसे लता की तमाम बेवफाइयाँ याद आ गईं, इसलिए उसने आहिस्ता से लता को अपने से जुदा कर दिया। उसी वक्त उसने पहली बार देखा कि जनक भी कुर्सी पर बैठा हुआ शोक नज़रों से मुस्कुरा कर उसे घूर रहा है। अशीम के चेहरे पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई और उसने जल्दी से आगे बढ़कर जनक से हाथ मिलाते हुए कहा, क्यों
क्यों तुमने मुझे तार दिया था? बहुत ज़्यादा बेताब वो। जनक ने हंसकर कहा, इसीलिए शायद रेल की बजाय हवाई जहाज से आयो। हाँ, असीम ने जवाब दिया, लेकिन भगवान के लिए जो कुछ वाकया हो साफ साफ बता दो। मैंने नहीं बुलाया था, जनक ने जवाब दिया। फिर लता की जानिब इशारा करके बोला, इन्होंने बुलाया था। वो फौरन लता की जानिब घूम गया। फरमाइए, आपने मुझ जैसे गरीब और मुफलिस शख्स को कैसे याद फरमाया था? तुमसे शादी करने के लिए। लता ने निहायत बेतकल्लुफ़ी से हंसते हुए कहा, क्या मतलब? असीम ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, मेरा ख्याल है मैं अपना मतलब वाज़ेह कर चुकी हूँ। लता ने हंसकर कहा, क्यों? क्या आपके पिताजी ने इजाज़त दे दी है? आपके मंगेतर अनिल कुमार का क्या हुआ? मुझे कुछ मालूम नहीं। भगवान के लिए लता, मुझसे मजाक ना करो। असीम ने परेशानी के लहजे में कहा, जो कुछ बात हो साफ साफ बता दो। क्या तुम अभी तक मेरी आवाज़ नहीं पहचान सके? लता ने कहा, आवाज़? असीम ने और ज़्यादा हैरत से कहा, और अब उसने आवाज़ पर गौर किया तो वाकई वो लता की आवाज़ नहीं थी, बल्कि शम्मी की आवाज़ थी। वो और ज़्यादा परेशान हो गया। लता, जनक। उसने बैक वक्त दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, भगवान के लिए मुझसे मजाक न करो। ये मजाक का वक्त नहीं है। जो बात हो साफ साफ बताओ। तुम्हें मालूम नहीं आज रात मुझ पर कितने हैरत खेज वाक़यात गुजर चुके हैं। मैं अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आ रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया था? अब जनक और लता ने हैरत से पूछा। पहले तुम सारा वाक़या मुझे बताओ, बाद में मैं तफसील से सब कुछ सुना दूंगा। अच्छा तो सुनो। जनक ने उठकर उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, यह परसों रात का वाक़या है। मैं, शम्मी और रम्मी इसी कमरे में बैठे थे। गालिबन उस वक्त रात के 3 बजे थे। यकायक बाहर से इस किस्म की आवाज़ें आईं जैसे कोई अर्थी जा रही हो। ये आवाज़ें सुनते ही शम्मी और रम्मी दोनों दरवाजे की जानिब दौड़ पड़ी, लेकिन बदकिस्मती या खुशकिस्मती से रम्मी पंडित का दिया हुआ वो मंत्र वाला कागज़ साथ ले जाना भूल गई। इसलिए शम्मी को मौका मिल गया और वो गुजरती हुई अर्थी की लाश में हिदायत के मुताबिक दाखिल हो गई। मैं भी चूंकि इन दोनों के साथ ही हालात मालूम करने के लिए बाहर आ गया था, इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहुत से आदमी एक अर्थी को लिए जा रहे हैं। यकायक उस अर्थी में जुम्बिश हुई और लाश उठकर बैठ गई। मैं फौरन समझ गया कि शम्मी की रूह जिस्म में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अर्थी के साथ जितने आदमी थे वो लाश को उठते हुए देखकर खौफजदा हो गए और अर्थी को ज़मीन पर फेंक कर भूत भूत कहते हुए भाग गए। तुम खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि रात के 3 बजे अगर कोई मुर्दा लाश जिंदा हो जाए तो लोग किस कदर खौफजदा हो सकते हैं। बस जनाब, जनक ने अपनी दास्तान को मज़े ले लेकर बयान करते हुए कहा, अर्थी में लाश के जिंदा होने के 2 मिनट बाद ही मैदान साफ था। सारे लोग खौफजदा होकर शहर भाग गए थे। उस वक्त मैंने आगे कदम बढ़ाया। शम्मी भी मुझे देखते ही मेरे जानिब बढ़ी। एक लम्हे के लिए तो मुझे भी सख्त दहशत मालूम हुई थी, लेकिन जब शम्मी की आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मेरा इत्मीनान हो गया। मैं फ़ौरन उसे करीब पहुंच गया और कफन का कपड़ा जो उसके सर के पास से बंधा हुआ था मैंने खोल दिया। कफन का एक सिरा खुलते ही शम्मी ने जब अपने चेहरे पर से चादर हटाई तो मैंने पहली बार देखा कि वो लता थी। लता थी। असीम ने
और दहशत से एक कदम पीछे हटते हुए कहा, हाँ। जनक ने जवाब दिया, वो लता का जिस्म था जिसमें शम्मी की रूह दाखिल हो चुकी थी। मैं खुद इस इत्तेफाक पर, या ये कहिए कि इस मौज़े पर हैरान रह गया। बहरहाल ये एक बड़ा अजीब और हैरत खेज इत्तेफाक था। खैर, मैं शम्मी या लता को घर में ले आया और फ़ौरन उसे रुखसत होकर लता की कोठी पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि कल शाम यकायक हरकत कल्ब रुक जाने की वजह से लता का इंतकाल हो गया था और अब रात को उसकी अर्थी शमशान घाट ले जाई जा रही थी कि शम्मी की रूह उसमें दाखिल हो गई और वो लोग उसे भूत समझकर भाग गए। मैं जब लता की कोठी पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां तमाम लोग उसे भूत वाले वाक़े पर मैं जब लता की कोठी पर पहुंचा तो मैंने देखा वहां तमाम लोग उस भूत वाले वाक़े पर चेमे गोइयाँ कर रहे थे। उसके 1 घंटे बाद वो लोग फिर इधर आए और खाली अर्थी उठाकर ले गए। इस वाक़े से सारे शहर में खौफ हरास फैल गए। अखबारों ने बड़ी बड़ी मोटी मोटी सुर्खियों के साथ इस वाक़े की खबर शाये की है। एक लम्हे के लिए ठहर कर जनक ने अशीम से पूछा, क्या तुमने कल के अखबार नहीं देखे थे? मैं तो समझा था कि तुम अखबार में खबर पढ़कर सारे वाक़े से खबरदार हो चुके होगे। नहीं, मुझे अखबार पढ़ने का मौका नहीं मिला, अशीम ने जवाब दिया। कल दिन में मुझे अखबार देखने का मौका नहीं मिला। शाम को मैं हवाई जहाज़ में सवार हो गया और 12 बजे यहाँ हवाई अड्डे पर पहुँचा तो जहाज़ को हादसा पेश आ गया। हादसा पेश आ गया? शम्मी और जनक ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए पूछा। हाँ, अशीम ने जवाब दिया। इंजन खराब हो जाने के बायस जहाज़ ज़मीन पर गिरकर टूट गया और उसमें आग लग गई। उस पूरे जहाज़ में सिर्फ मैं अकेला खुशकिस्मत हूँ जो उस हादसे में बच गया, वरना तमाम मुसाफिर मौत के घाट उतर गए। ओह अशीम, शम्मी ने आगे बढ़कर अशीम के शाने पर हाथ रख दिया और मोहब्बत भरी नज़रों से उसकी जानिब देखने लगी। अशीम ने महसूस किया कि उसके हाथ कपकपा रहे हैं। अगर तुम्हें कोई हादसा पेश आ जाता, शम्मी ने खौफजदा लहजे में कहा, तो मेरा कहाँ ठिकाना रहता? ज़रा गौर करो कितना भयानक वाक़या होता। इधर मैं एक जिस्म में मुंतकिल होकर आलम वजूद में आती और उधर तुम इस आलम वजूद से रुखसत होकर रूह बन जाते। अशीम ने शम्मी की कमर में हाथ डालकर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारा ही जज्बा मोहब्बत का करिश्मा है शम्मी के मैं बच गया, वरना सच पूछो तो उस हादसे में मेरा बच जाना मौजज़े से कम नहीं। लेकिन सारा वाक़या किस तरह पेश आया? शम्मी ने सवाल किया। अभी बताता हूँ। अशीम ने शम्मी को अपने सीने से जुदा करके मसहरी पर बिठा दिया और ख़ुद भी उसके पहलू में बैठते हुए बोला, सारा वाक़या इस तरह पेश आया कि मैं जनक का तार मौसूल करके फ़ौरन यहाँ आने पर आमादा हो गया, लेकिन चूँकि गाड़ी से 28 घंटे सफ़र करना पड़ता इसलिए मैंने हवाई जहाज़ से आना मुनासिब समझा। चुनांचे 6 बजे के जहाज़ में मैंने अपने लिए एक सीट हासिल की। अशीम यहीं तक कहने पाया था कि बाहर से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई लड़की रो रही हो। आवाज़ रम्मी की थी, इसलिए अशीम चौंक पड़ा और उसने सवालिया निगाहों से जनक की जानिब देखा। जनक ने उसकी निगाहों का मफहूम समझकर अफसोस के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, ये रम्मी है जो कल से सिर्फ इस वजह से रोई जा रही है कि शम्मी को तो एक खूबसूरत जिस्म मिल गया है, लेकिन वो रह गई है। हम दोनों से बहुत समझा चुके हैं, लेकिन उसे सब्र नहीं आता। अफसोस, अशीम ने जवाब दिया। वाकई ये उसके लिए सदमे की बात है कि शम्मी तो आलम वजूद में आ गई और वो अभी तक रूह है। यकायक एक नए ख्याल के ज़ेरे असर अशीम अपनी जगह से उठा
और उन दोनों से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। रम्मी के मखसूस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अशीम अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि कमरा वीरान और खाली पड़ा है। अलबत्ता एक कोने में खड़ी हुई रम्मी सिसकियाँ ले लेकर बेतहाशा रो रही है। अरे तुम रो क्यों रही हो? अशीम ने अपने लहजे में मजाक का आंसर पैदा करते हुए कहा। कहीं अच्छी लड़कियां भी रोया करती हैं? अशीम को देखकर रम्मी और जोर जोर से रोने लगी। अशीम ने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रख दिया और तसल्ली देते हुए बोला, सुनो रम्मी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आज शम्मी को जिस्म मिल गया है तो जल्द ही तुम्हें भी एक अच्छा सा जिस्म मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? रम्मी ने सुबकियाँ लेते हुए कहा। इतनी देर में ही शम्मी और जनक भी अशीम के पीछे उसी कमरे में आ गए। अशीम ने आहिस्ता आहिस्ता से आवाज़ दबाकर कहा, सुनो, मैं एक बात तुमसे कहता हूँ जिससे शायद तुम्हारा दुख किसी हद तक दूर हो जाए। ये कहकर उसने रम्मी के कान में इस तरह कुछ कहा जिसे शम्मी और जनक ना सुन सके। अशीम की बात सुनकर रम्मी के चेहरे पर रौनक आ गई। वो रोना भूल गई और पुरशौक लहजे में बोली, क्या वाकई तुम ठीक कहते हो? हाँ हाँ, मुझ पर एतबार करो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ओ अशीम, रम्मी ने मुसरत के लहजे में कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर वो किसी से कुछ कहे बगैर भागती हुई कमरे से निकल गई और बरामदे में आते ही गायब हो गई। जनक और शम्मी हैरत से कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर जनक बोला, अशीम, ये तुमने जादू सा कर दिया। आखिर तुमने रम्मी से ऐसी क्या बात कह दी कि वो रोना भूलकर खुशी खुशी कहीं चली गई? इसके बारे में अभी कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। अशीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो अब उस कमरे में चलकर मैं अपनी सारी दास्तान तुमको सुनाता हूँ। चलो, जनक ने इस बात में सर हिलाकर कहा और वो तीनों फिर अपने कमरे में वापस आ गए। आराम से बैठने के बाद अशीम ने अपनी बाकी दास्तान उन दोनों को सुनाई। सारे वाक़यात सुनकर जनक और शम्मी दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि अशीम की जान बच गई और रूबी के लिए दोनों ने दिली इजहार अफसोस किया। आधा घंटा और इसी तरह बातों में गुजर गया। आध घंटे के बाद मकान के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? जनक ने हैरत से कहा। चलो देखते हैं, अशीम ने उठते हुए जवाब दिया। वो दोनों दरवाजे पर पहुंचे तो हवाई अड्डे का एक चपरासी खड़ा था। क्या मिस्टर अशीम आप ही का नाम है? चपरासी ने पूछा। हाँ। क्या मुझे डॉक्टर साहब ने बुलाया है? अशीम ने कहा। जी हाँ। चपरासी ने हैरत से उसे देखते हुए कहा, वाकई डॉक्टर साहब ने आपको फ़ौरन बुलाया है। अच्छा तुम चलो, हम अभी आते हैं, अशीम ने जवाब दिया। चपरासी ने फिर एक बार हैरत की निगाह उस पर डाली और इस बात में सर हिलाता हुआ वापस चला गया। अशीम ने जनक की जानिब घूमते हुए कहा, चलो जनक, हम लोग फ़ौरन हवाई अड्डे पर चलते हैं। लेकिन अशीम, जनक ने ताज्जुब से कहा, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि डॉक्टर ने तुम्हें बुलाया होगा? चलो चलते हैं, वहाँ पहुँचकर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो दोनों अंदर आ गए और लता को सारा वाक़या बताकर अपने साथ लिए चल पड़े। 15 मिनट के अरसे में ही टैक्सी उन्हें हवाई अड्डे पर पहुँचा 15 मिनट के अरसे में ही टैक्सी ने उन्हें हवाई अड्डे पर पहुँचा दिया। टैक्सी से उतरकर वो तीनों तेज़ी से दफ्तर की जानिब चल पड़े जहाँ अस्पताल वाक़ था। डॉक्टर दरवाजे पर उनका मुंतज़िर था। अशीम को दूर से देखते ही वो तेज़ चलता हुआ उसके करीब आया और जल्दी जल्दी बोलते हुए कहने लगा, ओ मिस्टर अशीम, कितना हैरतनाक वाक़या है। मेरे दोस्त, तुम यकीन नहीं कर सकते, कभी नहीं।
मैं आधे घंटे से इस अजीबो गरीब वाक़े पर हैरान हो रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अशीम ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन ठहरिए, मैं पहले आपका तारुफ अपने दोस्तों से करा दूं। ये कहकर उसे शम्मी की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये मेरी होने वाली धर्मपत्नी मिस शम्मी लता हैं और ये मेरे अजीज़ दोस्त मिस्टर जनक हैं, जिनके बारे में मैं आपको और बता दूंगा कि ये उस लड़की के मंगेतर हैं जो रात के हादसे में मुझे बचाते हुए मर गई है। अशीम की इस बात पर जनक, शम्मी और डॉक्टर तीनों चौंक पड़े और उसे हैरत से घूरने लगे। लेकिन डॉक्टर ने फौरन ही अपनी हैरत पर काबू पाकर जनक से हाथ मिलाया। हाँ, आप रूबी के मंगेतर हैं। तो साहब, मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि रूबी जो कल रात को पैराशूट के ज़रिए कूदते हुए मर गई थी, अभी आधा घंटे पहले खुद ब खुद जिंदा हो गई है। जिंदा हो गई है, जनक ने सरसराते हुए लहजे में कहा और आने वाहिद में उसके दिमाग में रोशनी सी फैल गई। अब सारा वाक़या उसकी समझ में आ गया था। एक लम्हे के लिए उसने मशकूर निगाहों से अशीम की जानिब देखा और फिर डॉक्टर का हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए बोला, ओ डॉक्टर साहब, मैं इस खुशखबरी के लिए आपका ममनून हूँ। चलिए, मैं अपनी रूबी से इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसकी मौत से मुझे किस कदर सदमा पहुँचा था। यकीनन पहुँचा होगा। डॉक्टर ने ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन मिस्टर जनक, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह अपनी किस्म का एक ही वाक़या है। कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ये न कह सकता था कि वो लड़की एकदम ज़िंदा हो जाएगी। उसके दिल की हरकत बिल्कुल रुक गई थी, लेकिन आधा घंटा पेशतर खुद ब खुद चलने लगी। मैं तो बहुत कुछ सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद मेरे समझने में कोई गलती हुई। शायद रूबी मरी नहीं थी, बल्कि उसको सिर्फ सकता हो गया था, जो किसी वजह से खुद ब खुद दूर हो गया। लेकिन कुछ भी हो, आप मेरी हैरत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। चलते चलते वो लोग उस कमरे तक पहुंच गए जिसमें रूबी थी। इसलिए डॉक्टर ने अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी और दरवाज़ा खोलते हुए कहा, देखिए, इस कमरे में आपकी मंगेतर मिस रूबी हैं। शम्मी भी अब सारा वाक़या समझ गई थी। उसने अशीम का हाथ पकड़कर गर्मजोशी से दबाया और आहिस्ता से उसके कान में कहा, तुम कितने शरीर हो अशीम, हमें बताया भी नहीं और रम्मी की रूह को यहाँ भेज दिया। तुम कितने शरीर हो अशीम, हमें बताया भी नहीं और रम्मी की रूह को यहाँ भेज दिया। अशीम मुस्कुराकर खामोश हो गया। वो सब लोग अंदर कमरे में दाखिल हुए। रूबी पलंग पर लेटी थी। जनक को देखते ही उसने मुसरत की एक चीख मारी और पलंग से उतरकर दौड़ती हुई जनक के सीने से जा चिमटी। ओ जनक, माय डियर जनक। हाँ रूबी, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जनक ने डॉक्टर की मौजूदगी का ख्याल करके रम्मी का असल नाम न लेते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों का जोश ख़त्म हुआ तो रूबी या रम्मी ने आगे बढ़कर मशकूराना अंदाज में अशीम के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती अशीम भाई। मुझे खुशी है कि अब तुम शम्मी से किसी तरह पीछे नहीं रही। कहो, तुम्हें अपना जिस्म पसंद आया? अशीम ने आहिस्ता से कहा, जिसे रम्मी के अलावा कोई ना सुन सके। ओ, बहुत ज़्यादा, रम्मी ने जवाब दिया।
फिर वो मुसरत के जोश में शम्मी से चिमट गई। जनक तारीफी नज़रों से रूबी के जिस्म को देखे जा रहा था। कभी कभी वो मशकूराना निगाहों से अशीम को भी देख लेता था, गोया निगाहों ही निगाहों में उससे कह रहा हो, मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूँ दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी रम्मी को इतना दिलफरेब जिस्म मिल सका। कुछ देर के बाद डॉक्टर का हर तरह इत्मीनान करने के बाद रूबी जनक की मंगेतर है और उसका शुक्रिया अदा करने के बाद वो तीनों रम्मी को अपने साथ लेकर वापस आ गए। उसी रोज शाम को अशीम जनक के साथ उसी रोज शाम को अशीम जनक को साथ लेकर लता के बाप के पास गया और उसे बताया कि तुम्हारी लड़की लता मरी नहीं थी, उसे सिर्फ सकता हो गया था। जब तुम लोग उसे भूत समझकर छोड़ आए तो हम जब तुम लोग उसे भूत समझकर छोड़ आए तो हम उसे अपने घर ले गए। अब वो बिल्कुल ठीक है और आपको याद कर रही है। लता का बाप ये सुनकर खुश हुआ और उसी वक्त उनके साथ अपनी बेटी से मिलने चला गया। शम्मी अगरचे लता के बाप को नहीं जानती थी, फिर भी मसलहत को मद्देनज़र रखकर वो उससे इस तरह चिमट गई जैसे वो सचमुच उसका बाप हो। लता का बाप बहुत देर तक बेटी के जिस्म को सीने से लगाए रोता रहा। आखिर जब उसका जोश कम हुआ तो उसने लता से घर चलने को कहा। नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी, शम्मी ने जवाब दिया। जब आप लोग मुझे मुर्दा समझ या भूत समझकर उस वीरान जंगल में छोड़ गए तो अब आप लोगों को मुझ पर कोई हक नहीं रहा, बल्कि अशीम अब मेरा मालिक है, जिसने मुझे ये दूसरी ज़िंदगी दी है। ओ मेरी बेटी, मुझे अब इसमें कोई एतराज़ नहीं। उसके बाप ने कहा, मैं अपनी पिछली तमाम ज़्यादतियों पर नादिम हूँ, इसमें कोई एतराज़ नहीं। मैं अपनी पिछली तमाम ज़्यादतियों पर नादिम हूँ। अशीम से बखुशी तुम्हारी शादी करने की इजाज़त देता हूँ और चाहता हूँ कि ये शादी बाकायदा उसी तरह हो जिस तरह मेरी बेटी की होनी चाहिए। लता के बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अशीम के चेहरे पर मुसरत की सुर्खी दौड़ गई और लता शर्मा गई। अशीम से मशवरा करने के बाद उसी रोज़ लता अपने बाप के साथ उसके घर चली गई। उसी हफ्ते लता की अशीम से और रूबी की जनक से शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने रम्मी और शम्मी नाम छोड़ दिए, बल्कि मसलहतन लता और रूबी के नाम इख्तियार कर लिया। इस तरह अशीम को अपनी दोनों महबूब चीज़ें मिल गईं, यानी शम्मी की रूह और लता का जिस्म। तो ये थी आखिरी किस्त जनाब इजहार असर के नॉवेल मौत के बाद की। एक दो दिन आराम करने के बाद फिर कोई नया सिलसिला शुरू करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। आदाब।